हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th एनसीईआरटी जियोग्राफी। तो 11th के एनसीईआरटी का आज हम भाग 1 देखेंगे, फिर भाग 2 व भाग 3। एनसीईआरटी जियोग्राफी 11th में 3 भागों में बांटा गया है। तो हम पहले भाग 1 का अध्ययन करेंगे और भाग 1 के अंतर्गत आज हम अध्याय 1 का अध्ययन करने वाले हैं। और इसमें हम देखेंगे मानचित्र का परिचय, मानचित्र के बारे में देखेंगे, मापने के बारे में देखेंगे, किस किस प्रकार के हैं, क्या क्या आवश्यक तत्व हैं, क्या क्या आवश्यक कारक हैं एक मानचित्र बनाने के लिए। इन सब के बारे में इसमें हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए हम इस अध्याय को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पे इस प्रकार दिया है कि मानचित्रों से आप परिचित ही होंगे। मानचित्र हम सब लोग देखते हैं। मुख्य रूप से 2 मैप के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र का मतलब वहाँ के प्राकृतिक परिदृश्य को प्रदर्शित किया जाता है। राजनीतिक में वहीं वहाँ के राज्यों के बारे में, राजनीतिक सीमाओं के बारे में, उसके विभागों को हम देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि आपने अपने सामाजिक विज्ञान की अधिकांश पुस्तकों में पृथ्वी या उसके भागों को दर्शाते जो मानचित्र है उनको देखा होगा। आप यह भी जानते होंगे कि पृथ्वी का आकार क्या है, जियोइड। जो पृथ्वी है त्रिविम या जियोइड होता है, तथा ग्लोब के द्वारा इसे हम सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पे चित्र में यहाँ पे ग्लोब का भी चित्र दिया गया, आप देख सकते हैं। फिर एक दूसरी ओर मानचित्र में पूरी पृथ्वी या उसके किसी भाग को कागज पे चित्रित किया जा सकता है। इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार जो मानचित्र होता है, मानचित्र त्रिविम, पृथ्वी की द्विविम प्रस्तुति है। यानी हम कहें कि जो पृथ्वी तो त्रिविम है, लेकिन हम क्या मानचित्र पे समतल कागज पे उसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसके द्विविमी में रूप में हम प्रस्तुत कर पाते हैं, जिसे मानचित्र प्रक्षेप का उपयोग करके बनाया जा सकता है। अध्याय 4 में हम आगे पढ़ेंगे प्रक्षेपों के बारे में। देखिए, पृथ्वी की सभी आकृतियों को उनके सही आकार एवं प्रकार में दिखाना असंभव है। इसलिए जो मानचित्र होता है, मानचित्र को मापने के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, घटा कर बढ़ा करके हम मानचित्र बनाते हैं। क्योंकि पृथ्वी के धरातल इतना दूरी को मानचित्र पे बनाना संभव नहीं है। हमें उसका मापक बना करके और उसको हम एक ही भाग को या पूरे भाग को दर्शाते हैं, तो एक पैमाना बनाकर उस आधार पे ही दर्शा सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी के जितना क्षेत्रफल है उतना बड़ा कागज तैयार करना संभव नहीं है। आपने विद्यालय या परिसर की कल्पना आप करें, और अगर आपको अपने विद्यालय का मानचित्र या रेखा चित्र उसके सही आकार में बनाना हो, तो यह उतना ही बड़ा होगा जितना कि आपके विद्यालय का परिसर होगा। इसलिए जो मानचित्र है, मानचित्रों को मापने तथा प्रक्षेप के आधार पर बनाया जाता है, ताकि जो कागज है, कागज के प्रत्येक बिंदु स्थल की वास्तविक स्थिति के तदनुरूप हो। और इसके अतिरिक्त हम प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, इसमें रंगों, छाया का उपयोग करके विभिन्न लक्षणों को हम सरलता पूर्वक इस पे हम दिखाते हैं मानचित्र पे। इस प्रकार कह सकते हैं कि मानचित्र संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का समतल पृष्ठ पे समानीत मापने द्वारा वर्णनात्मक, प्रतीकात्मक तथा व्यापकीकृत निरूपण करता है। बिना मापने की खींची गई रेखाओं, यानी बिना मापने के द्वारा भी हम रेखाएं खींचते हैं, तथा जो बहुभुज होता है उसको मानचित्र नहीं कहा जा सकता है, उसको हम रेखा चित्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे रेखा चित्र। यानी बिना मापक, बिना पैमाना के, बिना आंकड़े के, बिना नाप तौल के कोई भी हम उसका आकृति बस अपने हाथों से खींच दे रहे हैं स्वतंत्र रूप से, तो वो क्या कहलाता है, उसका रेखा चित्र कहलाता है। मानचित्र तभी कहलाएगा जब उसमें पैमाने का प्रयोग किया गया रहेगा। तो इस अध्याय में हम मानचित्रों की अनिवार्य आवश्यकताओं, उनके प्रकार देखेंगे और उनके उपयोग का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम कुछ मुख्य जो शब्दावलियां, इन शब्दावलियों को हम अध्ययन कर लेते हैं, जान लेते हैं, जो इनसे संबंधित हमें आगे पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले जियोइड, ये देखिए इसमें क्या दिया है कि एक लघ्वाक्ष गोलाभ जो पृथ्वी के वास्तविक आकार के अनुरूप है, यानी पृथ्वी का आकार जो माना जाता है, इसका जो शेप है जियोइड शेप है। प्रधान बिंदु क्या है, इसमें देखिए प्रधान बिंदु यानी उत्तर, जिसे हम एन से यानी नॉर्थ से इसको हम इंडिकेट करते हैं, दक्षिण एस साउथ, पूर्व ईस्ट और पश्चिम वेस्ट, यानी ये सब प्रधान बिंदु हैं। इसको ध्यान दिया जाता है मानचित्र बनाने में। इस शब्दों के द्वारा हम उसमें प्रदर्शित करते हैं ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ व साउथ। मुख्य रूप से तो एक ही बिंदु के द्वारा हम सब पता लगा लेते हैं। मुख्य रूप से हम कहीं भी देखते हैं, हम सब लोग समानता देखते हैं, तो सिर्फ एन दिखाई देता है, यानी नॉर्थ में, यानी एन दिशा को इंडिकेट किया जाता है। उसके द्वारा हम फिर और सारी दिशाएं क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। आगे है भू संपत्ति मानचित्र।
देखिए जो भू संपत्ति मानचित्र है, बृहद मापनी पे निर्मित मानचित्र, जो कि ये देखिए 1:500 से 1:4000 दिया है कि मापनी पर भू संपत्ति परिसीमा दर्शाने के लिए निर्मित किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, प्रत्येक जो भूमि खंड होता है उसको एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है भू संपत्ति मानचित्र। आगे मानचित्र दे रहा है, मानचित्र वही यानी किसी मापनी से लघुकृत हुए आयामों के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का चयनित संकेतात्मक तथा सामान्य प्रदर्शन ही मानचित्र कहलाता है। आगे है मानचित्र कला। मानचित्र कला क्या है, मानचित्र, चार्ट, खाका तथा अन्य प्रकार के ग्राफ बनाने की जो कला है, विज्ञान या तकनीक और उनका अध्ययन, उनको उपयोग, उनका हम अध्ययन भी करते हैं, उनका उपयोग करके हम विभिन्न प्रकार के मानचित्र जो तैयार करते हैं उसे हम शामिल करते हैं मानचित्र कला के अंतर्गत। आगे हम देखते हैं मानचित्र क्रम। देखिए किसी देश या क्षेत्र के लिए समान मापने, प्रकार तथा विशिष्टता के साथ बनाए गए मानचित्रों का समूह, ये मानचित्र क्रम हो गया। मानचित्र प्रक्षेप क्या होता है, जो गोलाकार सतह है इसको समतल सतह पे प्रदर्शित करने की जो प्रणाली है इसे हम मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं, मैप प्रोजेक्शन। इसके द्वारा हम जो पृथ्वी का जियोइड शेप है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम समतल सतह पे प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं मानचित्र प्रक्षेप द्वारा। आगे है मापनी। मापनी क्या है, देखिए एक मानचित्र खाका या छायाचित्र पर दी गई जो दूरी और वास्तविक दूरी के बीच जो अनुपात होता है, यानी धरातल की दूरी को हम उसी के एक अनुपात मान करके उस वास्तविक दूरी को हम जो उस कागज पे, उस समतल सतह पे जो हम मान कर दूरी जो लेते हैं उसे हम मापनी कहते हैं। तो हम मापने में वास्तविक दूरी व जो मानचित्र पे दूरी लेते हैं इसको मान करके हम एक मापनी मानते हैं, उसके द्वारा कोई भी मानचित्र तैयार करते हैं। रेखाचित्र। रेखाचित्र जो होता है वास्तविक मापनी या अभिविन्यास के बिना ही मुक्त हस्त द्वारा खींचे गए सरल मानचित्र होते हैं। हम बिना किसी मापक, बिना पैमाना के द्वारा बस उसको देख करके उसके आकृति का एक क्या कर सकते हैं, रेखाचित्र खींच देते हैं। व्यापकीकरण मानचित्र। देखिए दिया है कि मानचित्र पर आकृतियों का सरल प्रदर्शन जो इसके मापने या उद्देश्य का उपयुक्त हो एवं उनके वास्तविक स्वरूप को प्रभावित नहीं करता हो, उसे हम कहते हैं व्यापकीकरण मानचित्र। यहाँ से हम देखते हैं मानचित्र बनाने की अनिवार्यताएं, यानी मानचित्र बनाने के लिए क्या क्या अनिवार्यताएं हैं, क्या क्या होना चाहिए एक मानचित्र बनाने के लिए। देखिए जो मानचित्र है, मानचित्रों की विभिन्नता को देखते हुए उन सभी के बीच की समानता को समझने में हमें कठिनाई हो सकती है। मानचित्र कला। मानचित्र बनाने की कला एक विज्ञान है और इसमें से हम देखें तो सभी प्रकार के मानचित्रों को बनाने का प्रक्रम सर्वनिष्ठ है। मानचित्रों के लिए अनिवार्य प्रक्रम है, यानी क्या क्या प्रक्रम है, क्या क्या तत्वों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो मापने की आवश्यकता होती है, हमें मानचित्र बनाना है तो मापनी आवश्यक है। उसके बाद मानचित्र प्रक्षेप, मानचित्र व्यापकीकरण, मानचित्र अभिकल्पना व मानचित्र का निर्माण तथा प्रस्तुति। तो आइए हम एक एक करके इसकी व्याख्या देखते हैं। मानचित्र मापनी क्या होता है, कुछ तो हमने कुछ शब्दावलियों के माध्यम से हमने ऊपर देखा है, लेकिन यहाँ पे हम इसकी विस्तृत व्याख्या देखते हैं। देखिए हम जानते हैं कि सभी जो मानचित्र है लघुकरण होते हैं। मानचित्र बनाने के लिए सबसे पहले मापने के विषय में निर्णय लेना होता है कि मापने इसका क्या होगा। मापने का चयन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। किसी भी मानचित्र की मापनी इस बात को निर्धारित करती है कि उस मानचित्र में कितनी सूचनाएं, विषय वस्तुओं एवं वास्तविकताओं का समावेश किस हद तक संभव है। उदाहरण के लिए हम चित्र 1.3 विभिन्न मापनी वाले मानचित्रों तथा मापने में बदलाव के बाद आए सुधारों के बीच तुलना को दर्शा रहा है, उसको हम देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं मानचित्र प्रक्षेप। देखिए हम यह भी जानते हैं कि मानचित्र पृथ्वी की त्रिविम सतह का कागज की सतह समतल सतह पर दी गई एक सरल प्रस्तुति, यानी पृथ्वी हमारे जियोइड शेप में है, 3D रूप में, 3 डायमेंशनल। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, समतल सतह पे प्रस्तुत करते हैं तो केवल हम द्विविम के रूप में प्रस्तुत कर पाएंगे उसको। सभी ओर से वक्रित जियोइड की सतह का चपटी सतह पर प्रदर्शन करते हैं। मानचित्र कला प्रक्रम का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है और हमें यह जानना चाहिए कि इस प्रकार के मूलज परिवर्तन के कारण जियोइड के वास्तविक स्वरूप की दिशाओं, दूरियों, क्षेत्रों तथा आकारों में अपरिहार्य परिवर्तन होते हैं।
एक गोलाकार सतह को समतल सतह पर दर्शाने की प्रणाली को हम प्रक्षेप कहते हैं। इसलिए प्रक्षेपों का चयन, उपयोग तथा निर्माण मानचित्र बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। आगे हम देखते हैं मानचित्र व्यापकीकरण। देखिए, प्रत्येक मानचित्र एक निश्चित उद्देश्य के साथ बनाया जाता है और उदाहरण के लिए कि सामान्य उद्देश्य वाला मानचित्र हम उच्चावच को उद्देश्य मानकर या उसको ध्यान में रखकर बना सकते हैं। अपवाह को ले सकते हैं। वनस्पति हमारा उद्देश्य हो सकता है। बस्ती, परिवहन के साधन आदि जैसे ये सामान्य सूचनाओं को दर्शाता है और यही इसी में से कोई एक उद्देश्य को लेकर के हम एक विशेष मानचित्र भी बना सकते हैं। इसी प्रकार विशेष उद्देश्य वाला मानचित्र एक से अधिक चयनित विषय वस्तु हो सकते हैं, जैसे कि उसमें हम जैसे जनसंख्या घनत्व दिखा सकते हैं, मिट्टी के प्रकार या उद्योगों की स्थिति से संबंधित जानकारी को ये मानचित्र दर्शाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि मानचित्र के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसकी विषय वस्तु को सावधानीपूर्वक नियोजित किया जाए। चूंकि मानचित्रों को एक निश्चित उद्देश्य के लिए लघुकृत मापनी पर तैयार किया जाता है, इसलिए मानचित्रकार का तीसरा कार्य मानचित्र की विषय वस्तु को व्यापकीकृत करना है। ऐसा करते समय एक मानचित्रकार को चुनी गई विषय वस्तु से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करके आवश्यकता अनुसार सरल करना चाहिए। मानचित्र व्यापकीकरण। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये स्पष्ट तो नहीं दिखाई। मानचित्र की सूचनाओं पे मापने का प्रभाव, यानी मापने का, क्योंकि कोई भी मानचित्र हम बनाते हैं तो मापने को ध्यान में कोई शहर, नगर, क्षेत्र, कोई विषय वस्तु को दिखाते हैं तो बनाते हैं। आगे हम देखते हैं मानचित्र अभिकल्पना। देखिए, मानचित्र का चौथा महत्वपूर्ण कार्य है मानचित्र अभिकल्पना। इसमें मानचित्रों की क्या करते हैं हम, आलेखी विशिष्टताओं को योजनाबद्ध किया जाता है, जिसमें शामिल है मतलब अभिकल्पना, यानी मानचित्र बनाने के लिए हम उसमें उचित संकेतों का चयन करते हैं। किस प्रकार के संकेत से हमें किस वस्तु को दर्शाना है, उनके आकार, उनके प्रकार को देखते हैं। लिखावट का तरीका क्या होगा, रेखाओं की चौड़ाई का निर्धारण करते हैं। किस रंग से किस चित्र को हमें दर्शाना है, इसका ध्यान रखते हैं। मानचित्र में मानचित्र विकल्पना के विभिन्न तत्वों की जो व्यवस्था और रूढ़ चित्र का ध्यान रखते हैं। अतः मानचित्र अभिकल्पना मानचित्र बनाने की एक जटिल अभिमुखता है, जिसमें उन सिद्धांतों की गहन जानकारी की आवश्यकता होती है जो आलेखी संचार के प्रभावों को संनियमित करें। यानी उस मैप में हम जिन चीजों का, जिस संकेतों का, रंगों का प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या करें, जो भी उस मानचित्र का अध्ययन करें उसमें समझने में काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, तो और काफी सरलता से उस व्यक्ति को समझ में आ जाए। इसलिए ये आलेखी संचार के उसमें मतलब किसी व्यक्ति को उस मानचित्र को देख के समझ में आ जाए, इस तरह से तैयार करने के लिए मानचित्र अभिकल्पना करना आवश्यक होता है। मानचित्र निर्माण तथा उत्पादन। देखिए, मानचित्र कला प्रक्रम का जो पांचवा महत्वपूर्ण कार्य है, ये मानचित्रों को बनाना और उनका पुनरुत्पादन करना है। पुराने समय में मानचित्र बनाने, उनके पुनरुत्पादन का कार्य हाथों से किया जाता था। कलम एवं स्याही से मानचित्र बनाकर उनको मशीनों द्वारा छापते थे, किंतु हाल में मानचित्र बनाने, उनकी छपाई की तकनीकों में कंप्यूटर की सहायता मिलने के कारण मानचित्र निर्माण एवं पुनरुत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। आगे हम देखते हैं मानचित्रण का इतिहास। तो आइए मानचित्रण का इतिहास में हम देखते हैं। देखिए, मानचित्रण का इतिहास मानव के इतिहास जितना ही पुराना है और सबसे पुराना मानचित्र मेसोपोटामिया में पाया गया था, जो कि चिकनी मिट्टी की टिकिया से बना है और यह 2500 ईसा पूर्व का माना जाता है, जो मिट्टी की टिकिया का बना था। इसमें विश्व का टालमी द्वारा निर्मित मानचित्र दिखाया गया है। इस पे आधुनिक मानचित्र कला के नींव अरब एवं यूनान के भूगोलविदों द्वारा रखी गई, यानी आधुनिक जो मानचित्र कला यानी उत्तम कोटि का आया या फिर आंकड़ों का मतलब पैमाने का प्रयोग करके, प्रक्षेपों का प्रयोग करके बनाया गया। तो इसमें यूनानी विद्वान आते हैं प्रमुखता से और अरब फिर आते हैं। पृथ्वी की परिधि का माप मानचित्र बनाने में भौगोलिक निर्देशांक की पद्धति के उपयोग जैसे कुछ महत्वपूर्ण योगदान यूनानी एवं अरब भूगोलविदों द्वारा किए गए और आधुनिक काल के आरंभिक दौर में मानचित्र बनाने की कला एवं विज्ञान को पुनर्जीवित किया गया। इसमें जियोइड को समतल सतह पर दर्शाने से होने वाले परिवर्तनों को कम करने का प्रयास किया गया। सही दिशा, दूरी एवं क्षेत्रफल के परिशुद्ध माप के लिए विभिन्न प्रक्षेपों पर मानचित्रों को खींचा गया था। वायव्य फोटोग्राफी से सतह पर होने वाले सर्वेक्षण के तरीकों को सहयोग मिला। वायव्य फोटो के उपयोग ने 19वीं से 20वीं शताब्दी में मानचित्र बनाने के कार्य को और भी
तेज कर दिया, यानी वायरल पे फोटो का जब उपयोग होने लगा, एरियल फोटोग्राफी होने लगी, तो काफी मानचित्र बनाने में काफी तेजी आई। भारत में मानचित्र बनाने का कार्य हम देखें तो वैदिक काल में ही शुरू हो गया था, जब खगोलीय यथार्थता तथा ब्रह्मांडिकी रहस्योद्घाटन के प्रयत्न किए गए थे। आर्यभट्ट, वराहमिहिर तथा भास्कर आदि के जो पौराणिक ग्रंथ हैं, ग्रंथों में इन अभिव्यक्तियों को सिद्धांत या नियम के निश्चित रूप में दिखाया गया था। प्राचीन भारतीय विद्वानों ने पूरे विश्व को 7 द्वीपों में बांटा है। महाभारत में माना गया है कि यह गोलाकार विश्व जो है चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, यानी महाभारत में भी विश्व को बताया गया है गोलाकार जो है विश्व चारों से जल से घिरा है। और टोडरमल जो कि क्या थे, ये थे अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक। तो ये भू सर्वेक्षण तथा मानचित्र बनाने के कार्य को लगान वसूली प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बना दिया इन्होंने, भू सर्वेक्षण के माध्यम से कि हम उतना लगान लगा सकते हैं उस क्षेत्रफल के हिसाब से। इसके अतिरिक्त शेरशाह सूरी के लगान मानचित्रों ने मध्यकाल में मानचित्र बनाने के कार्य को और अधिक समृद्ध किया। पूरे देश के तत्कालीन मानचित्रों को बनाने के लिए गहन स्थलाकृतिक सर्वेक्षण कब किया गया था? 1767 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना के साथ किया गया था, यानी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1767 में, और इसके चरम बिंदु के रूप में 1785 में हिंदुस्तान का मानचित्र बनाकर तैयार हुआ। आज सर्वे ऑफ इंडिया विभिन्न मापनियों के आधार पर पूरे देश का मानचित्र तैयार करता है। ये टालमी का विश्व मानचित्र यहाँ पे दिखाया गया है, टालमी द्वारा बनाया गया है, और यह शंकु प्रक्षेप पे अपना मानचित्र बनाया था। आगे हम देखते हैं मापनी पे आधारित मानचित्रों के प्रकार। देखिए, मापनी के आधार पर मानचित्रों को बृहद मापनी तथा लघु मापनी, यानी ये 2 मुख्य तथ्य हैं, एक हो गया बृहद और दूसरा हो गया लघु, यानी 2 मापने में बांटा गया है, लघु मापने, बृहद मापने, लघु मापने। देखिए, जो बृहद मापने है मानचित्रों में छोटे क्षेत्रों को क्या करता है, ये अपेक्षाकृत बृहद मापने के द्वारा दिखाता है। छोटा क्षेत्र वाले तो उसमें बड़े मापने का प्रयोग करके उसको दिखाता है, जो बृहद मापने वाला होता है। उदाहरण के लिए जैसे दिया है स्थलाकृतिक मानचित्रों को, यहाँ पे दिया है, यहाँ दिया है एक संबंधे 2,50,000 से एक संबंधे 50,000 अथवा एक संबंधे 25,000 के मापने पे इस प्रकार के जो बृहद मापने वाले होते बनाए जाते हैं। देखिए, गांव के मानचित्र एवं क्षेत्रीय प्लान को 1 अनुसंबंधे 4,000 से एक संबंधे 2,000 या 1:500 के मापने पे दिखाया जाता है। जो बृहद मापने के मानचित्र हैं इस तरह से, यानी इनका पैमाना जो होता है छोटे क्षेत्रफल को बड़े पैमाने पे बड़ा मापक मान के उस पर दिखाया जाता है। देखिए, लघु मानचित्र का उपयोग बृहद क्षेत्र को, वहीं पे जो लघु मानचित्र है ये बहुत बड़े क्षेत्रफल को दिखाता है, और जो बड़ा मापनी होता है वो छोटे क्षेत्रफल को दिखाता है। उदाहरण के लिए एटलस मानचित्र एवं भित्ति मानचित्र, ये प्रमुख इसके उदाहरण है। एटलस मानचित्र और भित्ति मानचित्र लघु मापने के लघु मापने मानचित्र के उदाहरण है। आगे हम देखते हैं बृहद मापनी मानचित्र। जैसे यहाँ पे दिया है कि जो बृहद मापनी मानचित्रों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। जो बृहद मापनी, इनको भिन्न भिन्न प्रकारों में, देखिए, प्राचीन काल में भारत में दिखाया गया था। भारत में प्राचीन काल में कल्पित विश्व के 7 द्वीप, यानी जो भारत में मानचित्र बनाया गया था विश्व का, इसमें 7 द्वीप बताए गए थे। हम देखते हैं एक एक करके। जैसे देखिए, यहाँ पे दिया है भू संपत्ति मानचित्र, फिर है स्थलाकृतिक मानचित्र। देखिए, भू संपत्ति मानचित्र को हम पहले देखते हैं। इसको कैडेस्ट्रल या भू संपत्ति मानचित्र शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के कैडेस्ट्रे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्षेत्र संपत्ति की पंजिका, यानी क्षेत्रीय संपत्ति। यानी इसमें अधिकांशतः जो हमारी संपत्ति होती है, जो ग्रामीण संपत्ति या शहरों में कोई संपत्ति ली गई है, इन सबको हम भू संपत्ति मानचित्र या कैडेस्ट्रल मैप इसे हम कहते हैं। इसको इससे दर्शाते हैं। इन मानचित्रों को कृषित भूमि की सीमाओं का निर्धारण कर, हमने कृषित भूमि निर्धारित कर लिया। नगरों में व्यक्तिगत जो निजी मकानों है इसके प्लान को दर्शाकर उनके स्वामित्व को दर्शाने के लिए बनाया जाता है। ये मानचित्र सरकार द्वारा विशेष रूप से भूमि कर लगान की वसूली के लिए, स्वामित्व का रिकॉर्ड रखने के लिए बनाए जाते हैं, और ये मानचित्र बृहद मापनी पे बनाए जाते हैं। जैसे गाँवों का भू संपत्ति मानचित्र हो गया, ये 1:4,000 के मापने पे। नगरों का मानचित्र 1:2,000 के मापने पे और इससे अधिक मापने पे भी बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से जब स्थलाकृतिक मानचित्र की बात करें, तो जो स्थलाकृतिक मानचित्र है, ये मानचित्र भी साधारणतः बृहद मापने पर ही बनते हैं और स्थलाकृतिक मानचित्र परिशुद्ध सर्वेक्षण पर आधारित होते हैं।
मानचित्रों की श्रृंखला के रूप में विश्व के लगभग सभी देशों के राष्ट्रीय मानचित्र एजेंसी के द्वारा तैयार किए जाते हैं। और भारत का जो सर्वेक्षण विभाग है पूरे देश के स्थलाकृतिक मानचित्रों को ये एक अनुपात है, हमने देखा अभी 2,50,000 या एक अनुपात 50,000 और 25,000 की मापने पर यह व्यक्त करता है। इन मानचित्रों में स्थलाकृतिक जानकारियां जैसे कि उस क्षेत्र की आकृति, उसके अपवाह, कृषि भूमि, वन, बस्ती, परिवहन के साधन, स्कूलों की स्थिति, डाकघरों, अन्य सेवाओं सुविधाओं को दर्शाने के लिए समान रंगों तथा प्रतीकों का प्रयोग करता है स्थलाकृतिक मानचित्र। लघु मानचित्र की बात करें हम तो देखिए लघु मानचित्र में भी दो तरह के मानचित्रों को वर्गीकृत किया जाता है। जैसे एक हो गया भित्ति मानचित्र और दूसरा है एटलस मानचित्र, यानी वॉल मैप और एटलस मैप। तो देखिए भित्ति मानचित्र के अंतर्गत ये जो मानचित्र होता है सामान्यतः बड़े आकार के कागज या प्लास्टिक पे बनाया जाता है, जो भित्ति मानचित्र होता है, जिसका उपयोग कक्ष या व्याख्यान कक्ष के लिए होता है और इसकी मापने स्थलाकृति मापने से लघु होती है, लेकिन एटलस मानचित्र से बड़ी होती है, यानी इस वाले से एटलस से बड़ी होती है, लेकिन ये जो होती है एटलस मानचित्र से बड़ी होती है। अब हम देखते हैं एटलस मानचित्र। देखिए जो एटलस मानचित्र है ये लघु मानचित्र होता है, लघु मान का ये मानचित्र बड़े आकार वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं, यानी बहुत बड़े आकार के क्षेत्रफल को, लगभग इसमें महाद्वीपों को दिखाया जाता है, पूरे विश्व को भी इसके द्वारा दिखाया जा सकता है। भौतिक एवं सांस्कृतिक विशिष्टताओं को समान तरीके से दर्शाते हैं। एटलस मानचित्र विश्व, महाद्वीपों, देशों या क्षेत्रों की भौगोलिक जानकारियों के आलेखी विश्वकोश होता है और सही तरीके से देखने पर ये मानचित्र हमें स्थिति, उसकी आकृति, अपवाह, वहाँ की जलवायु, वनस्पतियों, नगरों एवं शहरों के वितरण, जनसंख्या, उद्योगों की स्थिति, परिवहन तंत्र, पर्यटन तथा धरोहरों आदि के संबंध में सामान्य जानकारी प्रदान करते हैं। आगे हम देखते हैं प्रकार्य के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण। तो कार्य के आधार पर देखें तो मानचित्रों को उनके प्रकार्य के आधार पर भी वर्गीकृत, ये तो हमने बांट लिया किस आधार पे, मापने के आधार पे। अब हम बांटेंगे कार्य के आधार पे। तो देखिए यहाँ पे दिए कार्य के आधार पर राजनीतिक मानचित्र हो गया, और जो क्या करता है एक महाद्वीप पे एक देश के ये प्रशासनिक विभाजनों को दर्शाता है, प्रशासनिक विभाजन को। और एक मृदा मानचित्र विभिन्न प्रकार की मृदाओं के वितरण को दर्शाता है। व्यापक रूप से मानचित्रों को उनके प्रकार के आधार पे भौतिक मानचित्र एवं सांस्कृतिक मानचित्रों में वर्गीकृत किया जाता है। अब आइए हम देखते हैं भौतिक मानचित्र। देखिए जो भौतिक मानचित्र है ये प्राकृतिक लक्षणों जैसे कि उच्चावच, मृदा, अपवाह, जलवायु के तत्वों, वनस्पति इत्यादि को दर्शाता है। उच्चावच मानचित्र, देखिए जो उच्चावच मानचित्र है इसमें क्या दिखाया जाता है, इसमें पर्वतों, मैदान, पठार, अपवाह तंत्र आदि जैसे जो सामान्य स्थलाकृतियां इनको उच्चावच, जैसे नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि उच्चावच मानचित्र, तो इसके द्वारा हम उच्चावच को दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो है नागपुर जिले के उच्चावच का ढाल को दिखाया गया इस चित्र में। तो देखिए इसमें प्रयोग करके ढाल को, इसमें रंगों द्वारा दिखाए गए रंग तो स्पष्ट हो नहीं पा रहे जिस क्षेत्र से इसको देखना संभव नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से इसमें रंगों के कलर के आधार पर, जैसे हल्का रंग है तो इससे क्या कम ढाल होगा, जितना डार्क रंग होता जा रहा मतलब होता जा रहा है तो यहाँ पे क्या है इसकी क्या है जो ढाल है उसका स्लोपनेस बढ़ता जा रहा है, इस आधार पे इसको दिखाया गया है। बाकी इसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हम आगे इसको देखते हैं भूगर्भीय मानचित्र के बारे में। देखिए जो भूगर्भीय मानचित्र है ये मानचित्र क्या करता है, भूगर्भीय संरचनाओं को दिखाता है। भूगर्भीय संरचनाओं यानी वहां पे पाए जाने वाले शैलों के प्रकारों को, इन सबको दिखाएगा। आगे हम देखते हैं जलवायु मानचित्र। देखिए जो जलवायु मानचित्र है ये मानचित्र क्या करता है, किसी क्षेत्र के जलवायु क्षेत्रों को दर्शाता है और इसके अतिरिक्त इन मानचित्रों के द्वारा वहां का तापमान, वर्षा, बादल, सापेक्ष आर्द्रता, वायु की दिशा, उसकी गति कितनी है, मौसम के दूसरे तत्वों के वितरण को भी जलवायु मानचित्र ने ये मौसम के तत्वों को दिखाएगा, जलवायु जो मानचित्र है। आगे हम देखते हैं आगे अब सांस्कृतिक मानचित्र। तो सांस्कृतिक मानचित्र जो है इसके अंतर्गत क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा मानव निर्मित लक्षणों को, यानी मानव निर्मित जो चीजें हैं बनाई गई है धरातल पे उसको दिखाएगा। जैसे जनसंख्या का वितरण एवं वृद्धि को दिखाएगा, लिंग, आयु, उस क्षेत्र में कितने मतलब लिंगानुपात कितना है, आयु किस आयु के व्यक्ति रह रहे हैं, यानी सांस्कृतिक
यह मानव द्वारा निर्मित चीजों को दिखाएगा। धार्मिक घटक, साक्षरता, शैक्षिक स्तर की प्राप्ति, व्यावसायिक संरचना, बस्तियों की स्थिति, सुविधाएं, कौन-कौन सी सेवाएं हैं, परिवहन व्यवस्था कैसी है, उत्पादन या विभिन्न वस्तु प्रवाह को दिखाता है, किस प्रकार से किस तरह की वस्तुओं का प्रवाह किस दिशा में हो रहा है, इन सबको सांस्कृतिक मानचित्र दिखाएगा। तो सांस्कृतिक मानचित्र में आ जाता है 2 प्रकार का मानचित्र, एक आ जाता है राजनीतिक मानचित्र और दूसरा है जनसंख्या मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र। तो देखिए राजनीतिक मानचित्र ये क्या करता है, ये क्षेत्र के प्रशासनिक विभाजन दिखाएगा, उस क्षेत्र के प्रशासनिक विभाजन, चाहे वो देश में राज्य के विभाजन हो, राज्य में जिलों का विभाजन हो, जिला में खंड का, खंड में ग्रामों का विभाजन हो, तो ये दिखाएगा प्रशासनिक सीमाओं को, जैसे देश, राज्य, जिले को दर्शाते हैं। ये मानचित्र संबंधित प्रशासनिक इकाई की योजना एवं प्रबंधन में प्रशासनिक तंत्र की मदद भी करता है। आगे हम देखते हैं जनसंख्या मानचित्र। देखिए जो जनसंख्या मानचित्र है, ये जनसंख्या के वितरण, उसका घनत्व, वृद्धि, आयु, लिंग की संरचना, धार्मिक धर्म कौन सा है, भाषा कौन सी है, सामाजिक वर्गों का वितरण कैसा है, जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना कैसी है, इन सारी चीजों को दिखाता है जनसंख्या मानचित्र। ये किसी क्षेत्र की योजना एवं विकास में जनसंख्या मानचित्र की अहम भूमिका होती है। आइए हम देखते हैं आर्थिक मानचित्र। देखिए आर्थिक मानचित्र है विभिन्न प्रकार की फसलों, विभिन्न खनिजों के उत्पादन, वितरण, उद्योगों एवं बाजारों की स्थिति, व्यापार के मार्गों तथा उत्पादों के प्रवाह को दिखाता है। आर्थिक मानचित्र अर्थव्यवस्था से जुड़ी चीजों को ये दिखाता है। देखिए आगे हम देखते हैं कि आगे हो गया अब परिवहन मानचित्र। देखिए जो परिवहन मानचित्र होता है, ये जो मानचित्र है सड़कों दिखाएगा, सड़कों को, सड़क मार्गों को, रेल की पटरियों को, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और इन सब के मार्गों को भी ये दिखा सकता है। मानचित्र का उपयोग हम किस लिए करते हैं? देखिए जो भूगोलवेत्ता है, ये जो नियोजक हैं या अन्य संसाधन अध्ययनवेत्ता जो है मानचित्रों का उपयोग करते हैं, और ऐसा करने में वे दूरी, दिशा, क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के मापन करते हैं। जैसे दूरी के मापन तो मानचित्र में दिखाए गए रैखिक लक्षणों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे सीधी रेखाएं हैं, अव्यवस्थित टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं, सीधे रेखा वाले लक्षण जैसे कि सड़कें, रेल की पटरियां, नहरों का मापना आसान हो जाता है जो सीधी रेखाओं को तो दिखाया गया रहता है, तो लेकिन टेढ़ी रेखाओं में थोड़ा समस्या होगा, तो उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के तकनीक का प्रयोग करके वो भी माप लिया जाता है, दूरी निकाल ली जाती है। एक विभाजक चार्ट की सहायता से या मानचित्र की सतह पर एक मापनी रखकर इसे मापा जा सकता है, किंतु दूरियों को मापने की आवश्यकता प्रायः अव्यवस्थित रास्तों जैसे कि तटीय किनारों, नदियों, धाराओं को मापने में होती है, और इस प्रकार की आकृतियों की दूरियों को मापने के लिए धागे का एक छोर प्रारंभिक बिंदु पर रखकर धागे को टेढ़े मेढ़े मार्ग पर रखा जाता है और आखिरी छोर पर पहुंच जाने के बाद धागे को फैलाकर उसकी सही दूरी को मापा जाता है। साधारण यंत्र वक्र रेखी मापी के द्वारा भी यह दूरी मापी जा सकती है। दूरी को मापने के लिए वक्र रेखी मापी के पहिए को रास्ते के साथ साथ घुमाया जाता है और इस तरह से उस पहिए घुमा के मापते हैं। दिशा का मापन, तो दिशा का मापन मानचित्र पर एक काल्पनिक सीधी रेखा है जो कि एक समान आधार से दिशा की कोणीय स्थिति को प्रदर्शित करती है, और उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाली रेखा बिंदु को शून्य दिशा, आधार दिशा रेखा कहते हैं हम, और एक मानचित्र सदैव उत्तर दिशा को दर्शाता है, केवल उत्तर दिशा ही उसमें दिखाई गया रहता है। तो अन्य सभी दिशाओं का निर्धारण इसके संबंध से हम कर लेते हैं खुद ही। समांतर 4 दिशाएं मानी जाती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और इन्हें प्रधान बिंदु, दिग बिंदु भी या कार्डिनल पॉइंट भी हम कहते हैं, तथा प्रधान दिग बिंदुओं के बीच कई अन्य मध्यवर्ती दिशाएं भी होती है। जैसे हम ऐसे किसी भी बदल हम तो उसको नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट ईस्ट ऐसे दिखाते हैं, लेकिन इसके बीच में भी उसके द्वारा जैसे इधर हम बीच में मानते हैं जिसको हम उत्तर पूर्व मान लेते हैं, इधर उत्तर पश्चिम, इधर दक्षिण पश्चिम, इधर उत्तर दक्षिण पूर्व, ऐसे करके मध्य। फिर देखिए यहाँ पे फिर बिंदु, इनको भी इस दिशाओं को भी निर्धारित किया गया है, इसको मान करके इस तरह से भी मध्यवर्ती दिशाएं भी निर्धारित की जाती है इन दिग बिंदुओं को ध्यान में रखकर। देखिए क्षेत्र का मापन, क्षेत्र का मापन जो होता है इसमें प्रशासनिक एवं भौगोलिक इकाइयों जैसे कि आकृतियों का मापन मानचित्र की सतह पर किया जाता है। मानचित्र उपयोगकर्ताओं द्वारा क्षेत्रों को विभिन्न तरीकों से मापा जाता है। वर्गों की एक नियमित शैली के द्वारा किसी क्षेत्र की माप की जा सकती है। हालांकि यह विधि अधिक परिशुद्ध नहीं होती है और इस विधि द्वारा क्षेत्र को मापने के लिए एक प्रदीप्त ट्रेसिंग टेबल के ऊपर मानचित्र के नीचे एक ग्राफ पेपर रखकर मानचित्र को वर्गों से ढक लें अतः स्क्वायर शीट पर उस क्षेत्र को ट्रेस कर लें।
संपूर्ण वर्गों की संख्या को आंशिक वर्गों के साथ जोड़ लिया जाता है और इसके बाद एक साधारण समीकरण का क्षेत्रफल मापा जाता है। जैसे यहाँ पे इसका सूत्र दिया है कि संपूर्ण वर्गों का हम योग करें, आंशिक वर्गों का योग करके 2 से भाग दें, फिर मानचित्र का जो पैमाना है इसे गुणा करके हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे दिया है ये जैसे प्लेनीमीटर होता है, प्लेनीमीटर से क्या करते हैं हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे जैसे दिया है कि जो ध्रुवीय प्लेनीमीटर है इससे क्षेत्रफल की गणना की जा सकती है। इस उपकरण में एक छड़ की गति को मापा जाता है और इसके एक सिरे को त्रिज्या चाप पर स्थिर करके इससे रेखापथ को सीमित कर दिया जाता है और इससे क्षेत्र का क्षेत्रफल मापा जाता है। उसकी परिधि को एक निर्देशक बिंदु की मदद से दक्षिणावर्त दिशा में ट्रेस कर लेते हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत एक सुविधाजनक बिंदु से करते हैं जिस पर ट्रेस करने वाली भुजा लौटकर वापस आती है। जैसे यहाँ पे देखिए ये ध्रुवीय प्लेनीमीटर इस तरह से रख करके और क्षेत्रफल को निकाला जाता है। इसमें क्षेत्रफल की परिधि मापने के पूर्व एवं पश्चात डायल की रीडिंग उपकरणीय इकाई में एक मान देगी। क्षेत्रफल को वर्ग इंच या सेंटीमीटर में परिवर्तित करने के लिए एक रीडिंग उस उपकरण विशेष की स्थिरांक से गुणा किया जाता है। इस तरह से तो प्लेनीमीटर एक ऐसा इस प्रकार का यंत्र है जिसको कि हम मानचित्र पर रख करके इसके द्वारा उस मानचित्र के द्वारा हम उस धरातल की वास्तविक दूरी क्षेत्रफल का अनुपात हम अनुमान लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।